बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां आज सुबह चंबा में 1 घंटे में 2 दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंबा में आज 3:27 पर पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई। तो वहीं दूसरा झटका 4:39 पर आया। यह पिछले भूकंप की तुलना में तेज था और इसकी तीव्रता रही 4। इसके अलावा एक भूकंप पाकिस्तान में भी दर्ज हुआ है। पाकिस्तान में रात 2:38 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.7 थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में सुबह सुबह चंबा में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए हैं और पहला झटका जो आया था 3:27 पर, जिसकी तीव्रता रही थी 3.3 और दूसरा झटका आया 4:39 पर, इसकी तीव्रता 4 थी। ये पहले झटके के मुकाबले तेज था और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके आज दर्ज किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करें, गोरखपुर से है, जहां एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG-197 जब टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर दौड़ रही थी कि अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। जैसे कि पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया, यात्रियों में हड़कंप मच गया। बाद में इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इस प्लेन में 170 यात्री सवार थे। तकनीकी खराबी के बाद इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। वहीं मुंबई में भारी बारिश से एक और शहर की रफ्तार थमी, तो सरपट भागने वाली मोनोरेल भी पावर सप्लाई बाधित होने से बीच रास्ते में अटक गई। मुंबई में भारी बारिश के बीच फंसी थी मोनोरेल। मुंबई मोनोरेल में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 582 यात्री बाहर निकाले गए और क्रेन से 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये घटना मुंबई के स्थानक के पास हुई, जहां देर शाम मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्री अंदर ही फंसे रह गए। वहीं पावर सप्लाई बाधित होने से ट्रेन का एयर कंडीशन सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों को घुटन की समस्या होने लगी। ट्रेन के अंदर से आई तस्वीरों में कई यात्रियों के पसीने छूटने लगे। इधर काफी देर तक तकनीकी खराबी दूर न होने पर मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद क्रेन के जरिए यात्रियों को मोनोरेल से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ज्यादा देर तक मोनोरेल में फंसने से कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। कई यात्रियों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रेस्क्यू के बाद स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। हालांकि कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड इंजीनियर्स की कई टीम्स को लगाया गया। तो वहीं कई यात्री बाहर आए तो व्यवस्था से खासे नाराज दिखाई दिए। जिस वक्त मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटकी, उस वक्त मोनोरेल यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। ऐसे में बिजली सप्लाई बाधित होने से एयर कंडीशन सिस्टम बंद हुआ तो यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई और जब तक यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए जब यात्री बाहर आए तो वो सिस्टम से काफी नाराज नजर आए। सब पेशेंट थे यहाँ पे, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं था। बट ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन और किड्स भी थे, तो प्रॉब्लम तो होती है सबको निकलने में। बाहर आए यात्रियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर फंसी मोनोरेल आधे घंटे के बाद आई थी, इसीलिए मोनोरेल में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी और सभी कोच भरे हुए थे। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो बंद हो गया। अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुंबई में बीते 3 दिनों से जारी बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। कल तक तो वहां सिर्फ कुछ इलाकों में पानी भरा था। आज मुंबई में बहने वाले नाले और छोटी नदियां ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद मुंबई में रहने वाले आम लोग भी पानी में बहने लगे। मीठी नदी फिल्टरपाड़ा में बहने वाले एक युवक ने किसी तरह खुद को एक केबल के सहारे बचाए रखा। पवई के फूले नगर इलाके में तेज बहाव के बीच फंसे इस लड़के को बचाने के लिए लोगों ने इसकी ओर रस्सी फेंकी। रस्सी पकड़ने की कोशिश करते साथ ही पानी ने उसे फिर बहा लिया। नदी के तेज बहाव में बहते जा रहे लड़के को आगे जाकर बचा लिया गया। पानी से निकलने के बाद उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो चल भी पाए। आसमान से बरसती आफत के बीच मुंबई में
मीठी नदी का पानी डेंजर लाइन के ऊपर आ गया। डेंजर जोन के ऊपर आने के साथ पानी गलियों तक भी पहुंचा और उसने खूब तबाही मचाई। कुर्ला में नदी के किनारे बने घरों के सामान बहने लगे थे। सैलाब के किनारे अपनी जान बचाकर खड़े लोग किसी के घर के ड्रेसिंग टेबल को बहते हुए देख रहे थे। इसी टेबल के बाद गली के किनारे खड़ा स्कूटर भी खिसकता हुआ पानी की दिशा में चलता जा रहा था। नदी के किनारे पानी जब ज्यादा खतरा पैदा करने लगा तो बीएमसी के कर्मचारी लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगे। गंदगी और ना के बराबर पानी जिस मीठी नदी की पहचान थी, आज लगातार बारिश के बाद वही नदी मुंबई में बाढ़ का खतरा पैदा कर रही है। आज मुंबई का लगभग हर इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। देश की आर्थिक राजधानी में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशासन की पोल बारिश ने खोल कर रख दी। जिन इलाकों में महंगी महंगी गाड़ियां चला करती थी, वहां पैदल चलना भी आज मुश्किल था। सपनों के शहर में रहने वाले लोग पानी में डूबी सड़क पर चलने को मजबूर थे। आज तो अस्पताल जाना भी दुभर था। यहाँ तकरीबन 3 से 4 फीट के ऊपर जो पानी है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। अस्पताल के गेट के अंदर तक पानी भरा है। ऐसे में आने जाने वाले अगर मरीज होंगे तो उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीएमसी पर भरोसा करते हुए लोग बारिश देखकर छाता ही लेकर निकले, लेकिन वो भूल गए कि बारिश का पानी निकालने की जिम्मेदारी निभाने वाली बीएमसी इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, उनके अधिकारी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर अपने कंट्रोल रूम से मुंबई को डूबता हुआ जरूर देख रहे थे। इधर शहर के कई इलाकों में एक साथ भरे पानी के अलावा समंदर की लहरों ने भी मुंबई वालों को डराया। माया नगरी में समंदर किनारे जाना भी आज खतरे से खाली नहीं था। 12 फुट 13 फुट तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ तक समुद्र की ऊंची लहरें आ रही हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार से समुद्र का रुद्र रूप है और ये कितना खतरनाक है। मुंबई की शान बढ़ाने वाली महंगी महंगी गाड़ियों की रफ्तार को आज पानी ने रोक दिया। बड़े बड़े ब्रांड के लोगों वाली गाड़ियां पानी में फंसी रही। अंधेरी के साथ मुंबई की वडाला, सांता क्रूज, हिंद माता जैसे इलाके एक बार फिर पानी में डूबे हुए नजर आए। छाता लेकर घर से निकले लोगों को सड़क पर जमा हुए इस पानी से दो दो हाथ करना पड़ा। मुंबई की पहचान बारिश ही आज उसके लिए श्राप बनी। तो कल मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट रहा। बारिश इतनी हो गई कि स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। मुंबई में कॉलेजों को आज भी बंद रखा गया। इसके साथ मुंबई लोकल की टाइमिंग पर भी असर पड़ा। मुंबई की लाइफलाइन आज बुझी हुई थी। लोकल ट्रेन में सफर करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। किस प्रकार धीमी गति से यहाँ पर ये रेलवे चल रही हैं और कुछ ट्रेनें तो यहाँ पर ट्रैक पर रुक भी गई हैं। ट्रेनों की धीमी गति की वजह भी बारिश थी। कई घंटों तक बरसात हुई तो पानी रेलवे ट्रैक तक आ गया। कुर्ला के साथ साथ घाटकों पर दादर रेलवे ट्रैक भी ट्रेन के चलने लायक नहीं बचा था। बीच में तो एक बार कई ट्रेनें रुक भी गयी। यात्रीगण ध्यान दें, मुंबई में होने वाली भारी बारिश के कारण एसी तरफ जाने वाली सभी लोकल ट्रेन अगले आदेश तक रद्द की गई है। ट्रैक पर ट्रेनों के पहिए थमे तो कुर्ला में लोग पटरियों पर चलकर ही दादर की तरफ जाते दिखे। कुछ ऐसी ही परेशानी हवाई रूट की भी रही। भारी बारिश के बीच मुंबई आने वाली इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। मुंबई में आज सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खास लोगों के घर के पास भी पानी जमा हो गया था। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर पानी जमा था। उनके साथ ही अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर जिस इलाके में रहते हैं वहां भी पानी भरा था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर आज फैंस की भीड़ नहीं बल्कि पानी का जमावड़ा था। प्रतीक्षा बंगलो के दरवाजे पर यानी घर के दहलीज तक पानी आ चुका है और पानी जमा है। महानायक के घर के साथ कई और पॉश इलाके पानी में डूबे रहे। मुंबई के जिस जुहू में बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स रहते हैं वहाँ के हालात भी खराब थे। नामी सितारे, बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर रहते हैं, लेकिन देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों के साथ साथ अब सोसाइटी में भी पानी जाने लगा है। अगर दूसरे दिशा की तरफ घूमे तो शत्रुघ्न सिन्हा जो जाने माने अभिनेता है उनका निवास है। माया नगरी में कुदरत का कहर आज सब पर बरसा। हर छोटी बड़ी गाड़ी और उससे चलने वाले लोग बारिश से परेशान दिखे। मनीषा हत्याकांड में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सीएम नायब सैनी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मनीषा के परिवार की इस मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है।
और सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। वहीं यूपी के शामली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक बच्चा सड़क पर बह रहे सैलाब में बहने लगा, जिसे 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया। दरअसल ये बच्चा दुकान से दूध लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथ में प्लास्टिक की कैन थी, लेकिन जब वो सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था, पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि बच्चे को बहते हुए आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया और फिर तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। बच्चे को पकड़कर फिर बाहर निकाला गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बाद ज्यादातर नदियां और नाले उफान पर हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील के ऐसे ही एक तूफानी नाले में एक बाइक सवार बहने लगा। पानी की तेज धार में बाइक सवार के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे ठीक पहले के वीडियो में उफनते पहाड़ी नाले के दोनों तरफ कुछ बाइकर खड़े दिखे। इस बीच एक बाइकर नाले को पार करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी बाइक पर काबू नहीं रख पाया। बाइक और बाइक सवार दोनों गिर गए और तेज धारा में बहने लगे। इसके बाद आसपास खड़े लोग उसे बचाने दौड़ पड़े। गनीमत ये रही कि नाला बहुत गहरा नहीं था, जिसकी वजह से बाइकर कुछ दूर बहने के बाद सुरक्षित निकल आया। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। शारदा नदी के आसपास कटान लगातार जारी है। हालत यह है कि एक के बाद एक घर जल समाधि ले रहे हैं। मंजर कितना भयावह है, इसका गवाह है ये वीडियो। देखिए, मिट्टी का कटान हुआ, दीवार गिरी और पूरे के पूरे घर का ही केवल 5 सेकंड में नामो निशान मिट गया। निगासन तहसील के ग्रांट नंबर 12 में एक घर बना हुआ था, जिसे शारदा नदी निगल गई और गांव वाले देखते रह गए। वहीं मानसून आने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नालों की साफ सफाई के आदेश दिए थे, लेकिन उनके आदेश का पालन गोरखपुर नगर निगम ने नहीं किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि गोरखपुर में साइकिल सवार एक बुजुर्ग खुले नाले में गिर गए। कचरे से भरे नाले से बुजुर्ग बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो गहरे नाले से बाहर नहीं आ सका। बुजुर्ग को नाले में गिरा देख वहाँ भीड़ लग गई, जिसके बाद 3 युवक मदद को आगे आए और बुजुर्ग को नाले से बाहर निकाल लिया। राजेंद्र नगर पूर्वी में ये खुला नाला है कि किसी का जान ले लेगा। देखिए, आज एक गुरुजी थे, सुबह दिन के टाइम पे गिर गई है। इसके पहले भी कई गाड़ियां यहाँ पे गिर चुकी हैं। दावा है कि इसी जगह पर 11 अगस्त को 8 साल की एक बच्ची खुले नाले में गिर गई थी। परिजन बच्ची को लेकर दौड़े दौड़े अस्पताल पहुँचे थे, लेकिन 8 साल की बच्ची आफरीन को बचाया नहीं जा सका था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुला नाला मौत को दावत दे रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि ना तो नाले की सफाई करा रहे हैं और न ही इसे ढका जा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ आमने सामने की मुलाकात की संभावना जताई है। पुतिन ने सुझाव दिया कि ये बैठक रूस में हो सकती है, लेकिन अब त्रिपक्षीय बैठक के लिए नई जगह का नाम सामने आ रहा है। यूएस मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस सीज फायर के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को चुन सकता है, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक संभावित त्रिपक्षीय बैठक की योजना बन रही है। यूएस मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज शिखर सम्मेलन के लिए बुडापेस्ट में तैयारियां कर रही है, जिसका नेतृत्व हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे में 10 यात्री जख्मी हो गए, जबकि एक घायल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हिमाचल रोडवेज की बस की हालत बताने के लिए काफी है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। बस के अंदर भी तबाही के निशान दिखाई दिए। हादसे का शिकार हुई बस हिमाचल प्रदेश रोडवेज की है, जो कि पालमपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। अचानक आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे बस सीधे जाकर ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। फटाफट घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा सुबह करीब 5 बजे बहालगढ़ फ्लाईओवर पर।
और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव राज ठाकरे को झटका लगा है। बीईएसटी क्रेडिट सोसाइटी के नतीजों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। बीजेपी शिवसेना गुट के 21 में से 9 सीट हासिल की है। बीजेपी और शिवसेना गुट ने सर्वश्रेष्ठ श्रमिक संघ के शशांक राव पैनल को 12 सीट मिली है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी ने एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। उद्धव की पार्टी का 9 साल से यहां बेस्ट पर कब्जा था। तो बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के नतीजों में करारी हार का सामना करना पड़ा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को। ये करारी हार इसलिए भी है क्योंकि दोनों ने ही मिलकर ये चुनाव लड़ा था। तेलंगाना के आदिलाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। बताया गया कि कुप्टी ब्रिज के पास तेज रफ्तार की वजह से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। पुल के नीचे गिरते ही ये ट्रक उल्टा हो गया, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और उसका पहिया ऊपर आ गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर उसी में दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के शव को गाड़ी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से चर्चा में रहे अर्चना तिवारी केस में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अर्चना तिवारी को यूपी के लखीमपुर खीरी के पास नेपाल बॉर्डर से खोज निकाला है। जीआरपी को यह सफलता 12 दिन बाद मिली है। इंदौर से कटनी जाते समय अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। वहीं आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पशु प्रेमी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच आवारा कुत्तों का आतंक भी जारी है। ताजा मामला राजस्थान के उदयपुर का है। जहां कुछ आवारा कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। सामने आए वीडियो में 5 साल का गौरांश अपने घर के पास टॉय स्कूटर पर खेलता नजर आया। तभी 3 आवारा कुत्ते उस पर झपट पड़े। कुत्तों के अचानक हमले से मासूम नीचे गिर गया। उसके बाद कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। इस बीच बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां दौड़ती हुई आई और कुत्तों के चंगुल से उसे छुड़ाया। इसके बाद परिवार फौरन ही बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले गया जहां उसका इलाज जारी है। कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से भी सामने आई हैं, जहां एक आवारा कुत्ते ने बुजुर्ग को काट लिया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि इस कुत्ते ने पिछले कुछ दिनों में 12 से अधिक लोगों को निशाना बनाया। कुत्ते ने बुजुर्ग पर तब हमला किया जब वो गली से गुजर रही थी। इससे पहले उस गली में 2 युवक बातचीत करते दिखे। इसी दौरान बुजुर्ग शख्स भी वहां से गुजरे। सामने से आ रहे कुत्ते को देख दोनों युवक किनारे हो गए जबकि बुजुर्ग आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े कुत्ते ने सीधे उनके मुंह पर हमला बोला। कुत्ते के हमले में बुजुर्ग शख्स वहीं गिर गए। गिरने के बाद भी कुत्ता रुका नहीं, उन्हें नोचता रहा। कुछ देर बाद 2 लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और कुत्ते को वहां से भगाया। कुत्ते के हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। इस इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से 7 से 8 गोदाम जलकर खाक हो गए। केमिकल में ब्लास्ट और धमाके के साथ उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें। हर एक ब्लास्ट के साथ मशरूम की शक्ल में आग का दायरा और बढ़ता चला गया और कुछ ही वक्त में इस आग ने 7 से 8 गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम से उठता धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रचंड आग के बाद भी दमकल की सिर्फ 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वो भी काफी देर से, जिससे आग तेजी से फैल गई। और जब तक आग पर काबू पाया गया गोदाम में रखा केमिकल और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। तो एक बार फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में बारिश से हुई तबाही की। बारिश
सिर्फ मुंबई में ही आफत बनकर नहीं बरस रही है, मुंबई से लेकर ठाणे तक हर इलाके पानी से तरबतर हो चुके हैं। ठाणे की सड़कों पर तो इतना पानी भर गया है कि अंडरपास में एक एसयूवी ही बह गई। कार का अगला हिस्सा अंडरपास में डूब गया। हादसे के दौरान कार की आगे की सीट पर 2 लोग सवार थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए 2 युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर मदद के लिए पहुंचे। कांच बनकर गाड़ी जी। कार सवार लोगों को बचाने गए 2 लड़कों ने सबसे पहले कार का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट खुला नहीं। इसके बाद एक लड़का कार की छत पर चढ़ा, जिससे कार सीधी हो गई। दीवार में टच कर, दीवार में ऊपर दबा, गाड़ी नीचे दबा, नीचे खड़ा रे, हाँ दबा। कार सीधी होने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो कार सवार दोनों लोग खिड़की से बाहर आ गए। ठाणे में आज हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि सड़कें कल तक पानी से लबालब थी। जल कर्फ्यू से हर कोई परेशान। सबसे ज्यादा परेशानी दुकानदारों को हुई, क्योंकि दुकानों में रखा सामान भीग गया। ठाणे की भिवंडी में कमर तक पानी भरा है। जल कर्फ्यू की वजह से ज्यादातर दुकानदारों ने दुकान ही नहीं खोली। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, वो भी अपना सामान पानी में भीगने से बचा रही हैं। कमर तक पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां जवाब दे रही हैं। इस ऑटो ने भी लहरों के सामने दम तोड़ दिया और अब इसे धक्का मारकर ले जाया जा रहा है। चाहे स्कूटी हो या बड़ी गाड़ी, सबका यही हाल है। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं रोज कमाने खाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बारिश चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो या यूपी में, जब जब बादल बरसते हैं, बारिश का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर पड़ता है। और ठाणे में सोमवार से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर तो लंबा जाम लगा रहा। सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रही। ये ठाणे से मुंबई जाने वाला रास्ता है, जो पूरी तरह जल समाधि ले चुका है। लोगों को दफ्तर से घर आने जाने में घंटों लग रहे हैं। ऊपर से मुसीबत इतनी भीषण है कि पानी से भरी सड़कों पर लोग गाड़ी चलाने से भी डर रहे हैं। सैलाब का कब्जा सिर्फ घर और दुकानों तक नहीं है। ये ठाणे जिले का काशी गांव पुलिस स्टेशन है, जहां पानी भरने से कामकाज प्रभावित हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। बादल फटने के बाद अचानक ही फ्लैश फ्लड आया और तमाम घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गांव के 5 लोग बाढ़ की तेज धारा में बह गए। नांदेड़ में हर तरफ मलबा, सैलाब और तबाही ही नजर आ रही है। घर आधे आधे तक पानी में डूबे हैं, तो कहीं सामान बहता नजर आ रहा है, तो कहीं मलबे में दफन दिख रहा है। जो 5 लोग आज मरे हैं, पूरा गांव अंदर मर जाता अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो। और ये पूरा सरकार का फेल्योर है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। अभी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना के जवानों ने पीड़ित परिवारों को भोजन कराया और जरूरी सामान भी वितरित किया। तो आधा भारत एक तरफ जहां बाढ़ और बरसात से परेशान है, तो दूसरी तरफ बिहार के नालंदा में बाढ़ आने से कुछ लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी के साथ झारखंड से लाखों मछलियां बहकर नालंदा आ गई, जिन्हें पकड़ने की होड़ इन लोगों में मच गई। नालंदा जिले के लोकाइन नदी में ऐसा लग रहा है जैसे मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है। 1 या 2 नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग एक साथ मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर आए हैं। इस बात की भी प्रतियोगिता हो रही है कि कौन कितनी मछली मार सकता है। कोई मच्छरदानी लगाकर मछली मार रहा है, तो कोई जाल लेकर आया है। बीते दिनों झारखंड से करीब 73,000 क्यूसेक पानी लोकाइन नदी में छोड़ा गया था। तभी से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रोज मछली पकड़ रहे हैं और मछली को बाजार में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इधर दिल्ली में यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसके बाद नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। पानी में डूबी हुई कॉलोनियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। दिल्ली सरकार के लिए इस वक्त यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर एक खतरे की घंटी की तरह है। नदी से निकलकर पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर तक आ गया। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो सामान हो, चाहे बिस्तर हो, सब पानी के अंदर आपको नजर आएंगे। कोशिश प्रशासन की भी यही है कि जल्द से जल्द घरों को खाली कराया जाए। कई जगह तो इतना पानी भरा कि लोग छत पर चढ़कर गुजारा कर रहे हैं। 1.5 से 2 फीट पानी जो है वो इन घरों में जो है वो लग चुका है। जो जमीन होती है घर की, उसको छोड़ करके
जो घर की छत है उस पर बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। पानी से लबालब भरी गलियों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपनी टीम के साथ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची। ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा, एक दिन के लिए का ही दिक्कत है। अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गए लोगों के खाने पीने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर हो रही है। सड़क पर सफर के दौरान तो हेलमेट जरूरी है, लेकिन दफ्तर में हेलमेट लगाना पड़े तो समझिए मामला गड़बड़ है। एमपी में रीवा के बिजली दफ्तर का ये वायरल वीडियो आप देख लीजिए। हेलमेट लगाकर कंप्यूटर पर काम करना ऑपरेटर आश्रित मिश्रा की मजबूरी है, क्योंकि रीवा के नेहरू नगर के जिस बिजली विभाग में आश्रित काम करते हैं उस दफ्तर की जर्जर छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है। आश्रित पर भी कुछ दिन पहले प्लास्टर का हिस्सा टूटकर गिर चुका है। उनके पैर में हल्की चोट भी आई थी। गनीमत रही कि प्लास्टर आश्रित के सिर पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तब से आश्रित हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भवन में ये दफ्तर चल रहा है वो दशकों पुराना नहीं बल्कि 6 साल पहले ही बना है। निर्माण के समय करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन घटिया क्वालिटी के सामान की वजह से बिल्डिंग की हालत खराब है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी यात्रियों को तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई यात्री तय वेट से ज्यादा सामान ले जाता है तो कार्रवाई हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशन पर सामान की नाप तौल के लिए मशीनें लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों के भारी बैग और दूसरे सामान का वजन मापा जा सके। रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 30 किलो तक सामान ले जा सकेंगे। वहीं स्लीपर और थर्ड एसी में 40 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत है। सेकंड एसी में यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकेंगे, जबकि फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्री 70 किलो तक सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। वहीं अगर कोई यात्री तय वजन से ज्यादा सामान ले जाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने वहां के विकास के दावों की पोल खोल कर रखी थी। एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे टोकरी में रखकर ले जाया गया, क्योंकि गांव तक सड़क ही नहीं बनी है जिससे एम्बुलेंस वहां तक पहुंच सके, और यही वजह रही कि उस महिला को टोकरी में बैठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। ये मामला ग्राम रवई जाटा सेमर का है। महिला को ले जाने के लिए एक टोकरी को बांस के सहारे बांधा गया और उस टोकरी पर गर्भवती महिला को बिठाया गया, और फिर 2 लोग पैदल चलकर उसे 2 किलोमीटर तक ले गए, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के नवादा में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का विरोध किया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। जब राहुल गांधी की यात्रा नवादा की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर यात्रा का विरोध करने के लिए सड़क पर आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब जीप सवार राहुल गांधी इस जगह पहुंचे तो उन्होंने जीप रुकवाई, फिर हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इसके बाद कई बार फ्लाइंग किस कर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। राहुल गांधी के इस अंदाज से रोड किनारे बाउंड्री के उस पार खड़े बीजेपी कार्यकर्ता भी शांत हो गए। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में खाद की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक बोरी खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइनों में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई वो शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली है। ये किसी नेता की सभा नहीं बल्कि किसानों की लंबी कतार है, जो एक बोरी खाद के लिए अयोध्या के कुरावन में मौजूद खाद वितरण केंद्र पहुंचे और लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खाद के लिए आए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया, लेकिन अचानक सुचारू व्यवस्था के नाम पर पुलिसकर्मियों ने किसानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और जब कुछ किसान नहीं हटे तो एक पुलिसकर्मी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। जिसका नतीजा ये हुआ कि लाठी के डर से जब कुछ लोग भागे तो कई लोग एक बुजुर्ग के ऊपर गिर गए, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी किसानों को लाठी दिखाता रहा। खाद वितरण केंद्र से आई इस तस्वीर पर सियासत भी सरगर्म होने लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा।
बताया जा रहा है कि जिले के तमाम खाद वितरण केंद्रों पर इसी तरह किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। ये बात और है, जब अयोध्या के जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि सभी खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त खाद मौजूद है और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं एमपी के किसानों के सामने इस वक्त खाद का संकट गहराया हुआ है। हर रोज किसी न किसी जिले से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छिंदवाड़ा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। छिंदवाड़ा के डीएमओ कार्यालय परिसर के बाहर इस छटपटाती भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के सामने खाद की समस्या कितनी बड़ी है। खाद के लिए भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक बुजुर्ग महिला दब गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मंगलवार को चौरई इलाके में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने पथराव करने वाले युवक पर केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही खाद समस्या पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा खाद बांटी जा चुकी है। यूपी के औरैया में एसडीएम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। दरअसल एसडीएम के दफ्तर का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिफाफा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम राकेश कुमार सिंह के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो कैद हुआ, उसने बवाल खड़ा कर दिया। वीडियो में नजर आया कि दफ्तर में एसडीएम के अलावा 3 लोग थे। एसडीएम ने फाइल पर साइन किए, जिसके बाद एक शख्स बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड में एसडीएम के सामने खड़े दूसरे शख्स ने भी फाइल समेटी और एसडीएम साहब के आगे सिर झुकाकर बाहर निकल गया। तभी कुर्सी पर बैठे मंडी सचिव एसडीएम के पास आए और उनके टेबल के ड्रॉर में एक सफेद लिफाफा रख दिया। इस दौरान एसडीएम अपने मोबाइल में व्यस्त दिखे, मानो वो ये दिखाना चाह रहे हो कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। ड्रॉर में लिफाफा रखने के बाद मंडी सचिव भी हाथ जोड़कर केबिन से बाहर निकल गए। इसके बाद एसडीएम ने चुपके से ड्रॉर खोलकर सफेद लिफाफा अपनी जेब में रखा और फिर केबिन से बाहर निकल गए। इस बीच ये बात तो साफ हो गई कि एसडीएम राकेश कुमार सिंह इतने ईमानदार हैं कि वो कभी भी लिफाफा अपने हाथ में नहीं लेते। अगर कोई ड्रॉर में उसे रख दे तो फिर उसे मना भी नहीं करते। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज एसडीएम दफ्तर के ही किसी कर्मचारी ने वायरल किया है, जिसके बाद एसडीएम राकेश कुमार सिंह सवालों से घिर गए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम राकेश कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया और जांच कमेटी का गठन हो गया है। उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ में स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब विरोध में लोगों ने अपने मुंडन कराने शुरू कर दिए। विरोध की चिंगारी तब ज्वाला में बदल गई जब बद्रीनाथ में स्थानीय लोगों ने अपने बाल मुंडवाने शुरू कर दिए। जय बद्री विशाल और हम सब एक हैं के नारों के साथ मानो पूरा बद्रीनाथ ही सड़कों पर उतर आया। विरोध की ये आवाज उस मास्टर प्लान के खिलाफ उठी है, जिसका काम इस वक्त बद्रीनाथ में जोर शोर से जारी है। धामी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दावा है कि इस मास्टर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी भव्य दिखेगा, लेकिन स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं है। इसीलिए सोमवार को इन्होंने अपने सिर मुंडवाए और पूरा बाजार 3 घंटे तक बंद रखा। वोट अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के नवादा पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उसने राष्ट्रीय राजनीति में तपिश को बढ़ा दिया। इसी नारे के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा नवादा के रास्तों पर आगे बढ़ी, जबकि सड़कें महागठबंधन में शामिल पार्टियों के झंडों से पटी नजर आई। वहीं यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गरीब लोगों से वोट का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी और अगले लोकसभा चुनाव की सियासी तस्वीर भी सबके सामने रख दी। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम। तेजस्वी के इस बयान से चर्चा चल निकली है कि क्या राहुल गांधी अभी से 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि नवादा में राहुल गांधी ने माइक संभाला तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत कर वोट चोरी का आरोप लगाया।
इधर राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा नवादा पहुंचने से पहले ही विवाद की स्थिति भी बनती दिखाई दी। यहां एक पोस्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ये विवाद हिसुआ चौक पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे से जुड़े फ्लैग्स पर राहुल गांधी का पोस्टर लगाने को लेकर हुआ। जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटाने की कोशिश की तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। ये विवाद तब और गहरा हो गया जब बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीतू सिंह आमने सामने आ गए और पुलिस के सामने ही बहस होने लगी। इससे पहले पुलिस हालात को काबू करती मौके पर धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पुलिस के बीच बचाव के बावजूद हिसुआ चौक पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हटाया। वहीं पुलिस बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते दिखाई दिए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सदन में जोरदार प्रदर्शन किया। आप सभी से निवेदन कर रही हूं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक इतने उग्र हो गए कि वो सदन के अंदर एक टेबल को पलटने लगे। कांग्रेस विधायक टेबल पलटने की जोर आजमाइश करते रहे तो सुरक्षाकर्मी टेबल पकड़े रहे। प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। भारी हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सदन को स्थगित कर दिया। मैं ये भी कहती हूँ कि गरिमा से हम अपनी चीज़ों को करें और खासकर जो प्रॉपर्टी है उसको ना तोड़ें। आखिरकार वो जनता के पैसे से ही बनी हुई चीजें हैं। कांग्रेस विधायक मांग कर रहे हैं कि नैनीताल के जिला अधिकारी और एसपी को हटाया जाए और तुरंत चुनाव कराए जाएं, जबकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे निराशाजनक बताया। जनता का मैंडेट छीनकर, लूटकर, गोली चलाकर, अपहरण कर अगर चुनाव जीता जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष को यहाँ पर सदन में भाग लेना चाहिए, सकारात्मक चीजों की चर्चा करनी चाहिए और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना। कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर भी नारेबाजी और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोनों ही तरफ से पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए ने रविवार को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया, तो अब इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को मैदान में उतार दिया है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले बुधवार को संसद के सेंट्रल हॉल में विपक्ष के तमाम सांसदों की बैठक होगी। 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी 1988 से 1990 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील थे। इसके बाद 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज नियुक्त हुए। 2005 में रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का मुकाबला इस वजह से रोचक हो गया है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी दक्षिण भारत के हैं और अब निगाहें आंध्र प्रदेश की टीडीपी और तेलंगाना की बीआरएस जैसी पार्टियों पर होगी। उधर दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी।